मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनी उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह लैब आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों से लैस है, जिससे अपराध जांच की गति और सटीकता बढ़ेगी। सीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध रिपोर्टिंग और पारदर्शी जांच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में विकास परियोजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और राम मंदिर परिसर से जुड़े कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा होगी। कार्यक्रम के दौरान वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का दौरा भी करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। महत्व: यह पहल राज्य में न्यायिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से अपराध जांच अधिक वैज्ञानिक और तेज होगी, जिससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और भरोसा और मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा निवेश को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। यूपीईडीए लगभग 60,000 करोड़ रुपए के मेगा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट, उत्पादन इकाइयां और ग्रिड कनेक्टिविटी विकसित की जाएंगी, जिससे ऊर्जा क्षमता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना में सौर पैनलों के उत्पादन, स्थापना और संचालन को शामिल किया जाएगा। इससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मजबूत होकर उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख सौर ऊर्जा हब के रूप में उभर सकेगा। महत्व: यह कदम केवल पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को गति देगा, बड़े निवेश आकर्षित करेगा और नई तकनीक आधारित उद्योगों को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इससे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार और औद्योगिक विकास तेज होगा। NHAI ने उत्तर प्रदेश में मेरठ मुजफ्फरनगर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग NH 334 के निर्धारित खंड पर ओवरले कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य का उद्देश्य सड़क की सतह को बेहतर बनाना, यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुगम करना तथा वाहनों की आवाजाही में होने वाली बाधाओं को कम करना है। इस कार्य का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। सड़क की गुणवत्ता सुधारने के लिए ओवरले कार्य जारी है। कार्य के दौरान कुछ अस्थायी असुविधा हो सकती है, इसलिए यात्रियों को सावधानी से चलने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। महत्व: बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से न केवल यात्रियों की यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे माल परिवहन तेज होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी तेज गति से आगे बढ़ सकेगा। शीतलहर और मौसम के प्रभाव से उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। कई क्षेत्रों में तापमान में स्पष्ट गिरावट 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है दर्ज की जा रही है। सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इससे वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन द्वारा किसानों को वैकल्पिक प्रबंधन अपनाने और मशीनों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही निगरानी भी तेज की गई है। आज उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने के भाव अपडेट हुए। बाजार में हल्की उतार चढ़ाव के साथ सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव देखा गया। ज्वेलर्स के अनुसार वैश्विक बाजार 24 कैरेट सोने के भाव अपडेट हुए। बाजार में हल्की उतार चढ़ाव के साथ सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव देखा गया। ज्वेलर्स के अनुसार वैश्विक बाजार 24 कैरेट सोने के भाव अपडेट हुए। बाजार में हल्की उतार चढ़ाव के साथ सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बदलाव देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युवाओं के नियंत्रण में होना चाहिए, न कि युवा इसके प्रभाव में आए। उन्होंने छात्रों से जिम्मेदारी के साथ तकनीक का उपयोग करने की अपील की। साथ ही राज्य में टेक्नोलॉजी निर्भर शिक्षा, स्टार्टअप्स और नवाचार में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया। उन्होंने फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत व समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक शिकायत का उचित निस्तारण किया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
यूपी में NEET-PG 2025 की काउंसलिंग हेतु नया शेड्यूल जारी किया गया है। उम्मीदवार 24 नवंबर तक अपनी कॉलेज कोर्स प्राथमिकताएं दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के पहले राउंड का परिणाम 26 नवंबर को घोषित होगा। मुंबई में आयोजित निवेशक सम्मेलन में राज्य सरकार ने अपनी नई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति प्रस्तुत की। इस नीति के तहत राज्य R&D सेंटर, डेटा सेंटर, IT/ITES सेवाएं और ग्लोबल सर्विस हब्स जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की योजना बना रहा है। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक करीब 2,75,936 घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं। इससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है और घरेलू बिजली बिल में औसतन 15 से 20% तक की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। ललितपुर में 5,000 एकड़ में विशाल फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा, जबकि नोएडा में 350 एकड़ का आधुनिक मेडिकल डिवाइस हब स्थापित होगा। इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और अत्याधुनिक स्वास्थ्य तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश तेजी से AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और डेटा सेंटर जैसी उभरती तकनीकों का प्रमुख केंद्र बन रहा है। राज्य सरकार इन क्षेत्रों 2023 तक 300 एकड़ का आधुनिक मेडिकल डिवाइस हब स्थापित करेगी। इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और अत्याधुनिक स्वास्थ्य तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को नवाचारमुखी सोच अपनाने, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और नई तकनीकों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है, ताकि वे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकसित कर सकें। अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद शहर तेजी से एक प्रमुख पर्यटन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मंदिर उद्घाटन के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़कर सालाना लगभग 16 करोड़ तक पहुंच गई है। बढ़ते पर्यटन से होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार और सेवाओं में तेज आर्थिक गतिविधि हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कॉलोनियां विकसित करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ग्रीन एरिया से जुड़े प्रावधानों में राहत दी गई है, जिससे कॉलोनी निर्माण की प्रक्रिया आसान होगी। नई नीति के तहत डेवलपर्स वैकल्पिक स्थान पर हरित क्षेत्र विकसित कर सकेंगे। इससे आवासीय परियोजनाएं तेजी पकड़ेंगी। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTR पूरा करना होगा। इसमें व्यक्तिगत, शैक्षिक और पहचान संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद ही भर्ती आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। SIR फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण, फोटो, मोबाइल नंबर और संबंधित दस्तावेज जरूरी है। प्रक्रिया में वेबसाइट पर लॉगिन कर अप्लाई नाउ चुनें, विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें। आवेदन सफल होने पर रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखनी होगी। उत्तर प्रदेश में DLED अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। जिन छात्रों का फॉर्म किसी कारणवश छूट गया था, उन्हें अब दोबारा आवेदन करने का अवसर मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने जल्द नई तिथि जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी और बिहार के कुल 59 केंद्रों पर कल से SSSC CHSL परीक्षा शुरू होगी। आयोग ने सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रयागराज में इस परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा CCTV निगरानी में होगी और प्रवेश केवल एडमिट कार्ड से मिलेगा। विकसित यूपी 2047 पोर्टल पर संभल जिले ने सबसे अधिक फीडबैक देकर टॉप स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि स्थानीय प्रशासन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी दर्शाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और जिले के विकास की रफ्तार तेज होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वे जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें। देरी करने पर मौका हाथ से निकल सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है। मथुरा में तैनाती के दौरान अभियान में भारी सफलता मिली है। अधिकारियों ने अब तक 19.25 करोड़ रुपए की वसूली की पुष्टि की है। यह कार्रवाई वित्तीय अनुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। जिले में आगे भी निगरानी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन में हल्की धूप रहेगी, जबकि रातें ठंडी महसूस होंगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे ठंड और तेज हवाओं से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। लखनऊ में राष्ट्रीय जम्बोरी की तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसके लिए 50-50 बेड वाले 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए गए हैं। साथ ही 15 डिस्पेंसरी भी बनाई जाएंगी, ताकि प्रतिभागियों और आगंतुकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।
शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में व्यस्त होने से कक्षा में उनकी उपस्थिति कम हो रही है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में शैक्षिक तैयारी और पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। वाराणसी की दाल मंडी में हड़ताल और कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बनी। विरोध करने पर एसीपी और दुकानदारों के बीच तीखी बहस हुई। मौके पर 300 पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि स्थिति नियंत्रित रह सके और किसी प्रकार की हिंसा या अराजकता न फैले। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव के साथ ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पारा अचानक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। आसपास के राज्यों में भी धूप छांव और तेज हवाओं के बीच ठंड का असर रहेगा। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डीपी यादव ने कहा कि पश्चिम प्रदेश की मांग लोकतंत्र के सहारे की जाएगी। उन्होंने याद किया कि उनके पिता ने हमेशा राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने की प्रेरणा दी। उनका मानना है कि समाज के हित में राजनीतिक सहभागिता और न्यायपूर्ण निर्णय जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूपी एक 1-2 विशेष अभियान चलाएगी। यह अभियान 10 से 18 नवंबर तक चलेगा और हर घर जाकर नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिया जाएगा। पुलिस इस दौरान जागरूकता बढ़ाने और आपातकालीन सहायता के तरीकों की जानकारी भी साझा करेगी। मिशन 2027 की तैयारी के तहत भाजपा आज से हर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य जीत संघ स्तर पर जनता से संवाद बढ़ाना और पार्टी की रणनीति को मजबूत करना है। पंचायत चुनाव से पहले बनारस में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रधानी की रंजिश में स्थानीय लोग भिड़ गए, पथराव हुआ और पुलिस जीप में तोड़फोड़ की गई। मौके पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित परीक्षा में 20 केंद्रों पर कुल 6,600 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों में टीम 10 सक्रिय है। टीम ने हेलीपैड निर्माण, होम स्टे सत्यापन और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बांटी है। सुरक्षा और आयोजन को व्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो। विधानसभा समिति में सवाल उठाया गया और अरिल के जीर्णोद्धार का स्पष्ट प्लान मांगा गया। सदस्यों ने इस मामले में जवाब देने और समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत करने की मांग की। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना बताया गया। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति परीक्षा में प्रदेश भर के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंकड़ों के अनुसार 77% बच्चों ने परीक्षा दी। इससे बच्चों की शिक्षा में रुचि और शैक्षिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लगभग 600 से 700 कर्मचारियों को लगातार 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने प्रशासन से जल्द वेतन भुगतान की मांग की है ताकि उनका काम प्रभावित न हो और स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा न आए। उत्तर प्रदेश में पेंटा वैक्सीन अभियान में अच्छी सफलता मिली है। 1,23,000 डोज के बावजूद 1,67,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। जिलेवार तुलना में बरेली ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे वहां की टीकाकरण दर उच्चतम बनी है। म्यांमार थाईलैंड सीमा पर फंसे 250 भारतीय नागरिकों को साइबर गुलामी से राहत मिली है। ये सभी आज हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भारतीय अधिकारियों ने उनकी सुरक्षित वापसी और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की है। सोने की कीमतें फिलहाल करेक्शन फेज में हैं। पिछले उच्च स्तर से हल्की गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों के लिए यह नया प्रवेश का अवसर हो सकता है, जबकि पहले से निवेश करने वालों को मुनाफा सुरक्षित करने या गिरावट का जोखिम समझकर कदम उठाना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली चोरी कम होगी और वैध उपयोग सुनिश्चित होगा। गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। इंडेट जारी होने के बाद बड़ी मात्रा में गन्ना मिलों तक पहुंचा है। इससे किसानों को उनका भुगतान समय पर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और मिलों में भी पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो गया है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ीडीढ़ कदम उठाया है। अधिकारियों ने समाज की बजाय अपना कल्याण करने का प्रयास किया, जिसके चलते 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासन में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। बिहार चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें सिर्फ बिहार पर ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति मजबूत करने पर भी हैं। वे राजनीतिक सक्रियता बढ़ा रहे हैं, जिससे यूपी में भाजपा की रणनीति को और प्रभावशाली बनाया जा सके।
वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्रवाई करते हुए 35 हरे पेड़ काटने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। विभाग ने कहा कि बिना अनुमति पेड़ काटना अवैध है और ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी। देश भर में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 8 केंद्रों पर किया जा रहा है। यह परीक्षा छात्रों की योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण के लिए जरूरी है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। पतंजलि परिसर से भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 4 शहरों में आयोजित होगी, जिसमें युवा प्रतिभाएं अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व और प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ाना है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि प्रदूषण और जुर्माने से बचते हुए खेतों की उर्वरा क्षमता बढ़ाई जाए। इसके लिए सही उर्वरक का उपयोग, जैविक खाद और पानी की बचत जैसी विधियों को अपनाना जरूरी है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की तैयारी तेजी से हो रही है। इस दौरान शिक्षक संघ ने विभाग से मांग की है कि हाजिरी में पारदर्शिता और तकनीकी समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए जाए, ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के हित सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी भर्ती का सुनहरा अवसर खुला है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। भर्ती के लिए उम्र, शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरण नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखें। एसएससी ने 6 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। यह मामला पहली बार ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से निपटाया जाएगा। उम्मीदवारों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय में अपनी सफाई पेश करें, ताकि आगे की कार्रवाई उचित तरीके से की जा सके। यूपी पुलिस एसआई एएसआई परीक्षा 2025 के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने उत्तरों की जांच कर आपत्तियां दर्ज करें। आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर है। इसके बाद कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में शिक्षकों और कर्मचारियों के चयन वेतनमान प्रकरणों में लापरवाही पाई गई। सरकार ने संबंधित जिम्मेदारों को चेतावनी दी है और कहा है कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं होने दी जाएगी। सुधारात्मक कार्रवाई की निगरानी भी बढ़ाई गई है। हाल ही में दर्ज आंकड़ों के अनुसार मौतों का प्रतिशत 16% बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे स्वास्थ्य, मौसम, सड़क सुरक्षा या महामारी जैसी विभिन्न वजहें हो सकती हैं। सुधार के लिए सतर्कता, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा उपायों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई उत्पादकों को विदेशी मेलों में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। इच्छुक उद्यमियों को मदद पाने के लिए मेलों से 1 माह पहले आवेदन करना होगा। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा 2026 के दौरान होली के उत्सव के कारण कोई व्यवधान नहीं होगा। छात्रों को पर्याप्त तैयारी का समय मिलेगा। इससे परीक्षा के समय शिक्षण और पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा और छात्र पूरी तैयारी के साथ शामिल हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी और संस्कृत विषय की परीक्षा एक ही दिन निर्धारित होने से परीक्षार्थी चिंतित हैं। छात्र और अभिभावक इस कारण समय प्रबंधन और तैयारी को लेकर परेशान हैं। बोर्ड से हल या समय सारिणी में संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है।